सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये खबर में है, ये न्यूज़ में। तो क्या न्यूज़ है उसको तो हम लोग समझेंगे, जो करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि NHRC जो है ये भारत में कब बना, ये किस तरह का कमीशन है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है या ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैसा बॉडी, इसको हम लोग देखेंगे। इसका पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे। इसमें चेयरपर्सन कौन होते हैं, मेंबर्स कितने होते हैं, कहाँ से आते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है, ये सारा चीज़ को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे समझेंगे। तो करंट का घटना और ट्रेडिशनल घटना याद रखिए। करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका यही होता है, करंट अफेयर्स को हमेशा कोरिलेट करके पढ़िए। आप लोग क्या करते हैं कि करंट का कोई घटना आप पढ़े, बस करंट पढ़ के सीमित रह गए, नहीं। करंट पढ़ने का ये तरीका नहीं। अगर आजकल का एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं और बड़ा बड़ा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो पढ़ने का तरीका को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स को कोरिलेट करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। कोई भी मुद्दा जो करंट आप पढ़ते हैं उसको ट्रेडिशनल से क्या कीजिए, जोड़िए, तभी आप क्या कर पाएगा, करंट आपका पूर्णता क्या होगा, कंप्लीट होगा। कोई भी अगर इंटरनेशनल इशू अगर पढ़ते हैं, कोई इंटरनेशनल करंट पढ़ते हैं तो उसका ज्योग्राफिकल पार्ट को भी जरूर पढ़िए कि वो उस जो भी कंट्री न्यूज़ में है वहाँ पे कौन कौन इंपॉर्टेंट झील है या वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पर्वत है, ये सब चीज़ भी हम देखेंगे। वो कंट्री जो है वो किस किस कंट्री से वो अपना बाउंड्री को है ना, बाउंड्री शेयर करता है, तो ये सारा चीज़ भी हम लोग क्या करेंगे, देखें। तो ऐसे पढ़ने का तरीका, तो NHRC न्यूज़ में है इसलिए आपको NHRC भी पता होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए ये न्यूज़ में है, न्यूज़ में क्यों है, सवाल ये बनता है ये न्यूज़ में क्यों है। NHRC न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशन, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा NHRC को, भारत का जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसको लगातार दूसरे वर्ष इसका मान्यता रद्द कर दिया। मतलब बोला कि हम तुम्हारा NHRC को मान्यता नहीं देते। पिछले वर्ष भी रद्द किया था और इस वर्ष भी रद्द कर दिया। ये भारत के लिए अच्छा खबर नहीं है ना, क्योंकि ह्यूमन राइट अक्सर न्यूज़ में रहता है। और ह्यूमन राइट जब न्यूज़ में रहेगा, क्यों न्यूज़ में रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट का वायलेशन होते रहता है। और जैसे कहीं भी ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ, मानवाधिकार का उल्लंघन होगा, तो ये कमीशन न्यूज़ में आ जाएगा। और यूनाइटेड नेशन इसको पूरा क्या करता है, पूरा विश्व में यूनाइटेड नेशन का जो एक संगठन है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल पूरा देश का देखते रहता है, कहाँ का ह्यूमन राइट कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, वो निष्पक्ष तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है। अब सवाल ये बनता है कि भारत को ये लगातार दूसरे वर्ष क्यों रद्द किया, इसका क्या कारण है, उसको हम लोग समझेंगे। पहले आप फैक्ट्स को याद रखिएगा। फैक्ट्स आपको ये ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, इस भारत को मान्यता नहीं दे रहा। तो भारत को मान्यता अगर नहीं मिल रहा है, इससे हम लोग को क्या नुकसान है, हम लोग को ये नुकसान है, एक तो ये नुकसान है कि भारत का प्रतिनिधित्व तो कोई नहीं वहाँ पे कर पाएगा, क्योंकि अभी मान्यता हम लोग को मिला ही नहीं। जब हमको मान्यता ही नहीं तो हम उस मीटिंग में कैसे शामिल होंगे। दूसरा चीज़ क्या है कि भारत को वोटिंग राइट अभी नहीं रहेगा। मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, मतलब यूनाइटेड नेशन का जो मानवाधिकार परिषद जो है, वहाँ पे भारत मतदान नहीं कर सकता। तो ये हमारे लिए एक अच्छा खबर नहीं है। एक तो ये चीज़। अब समझिएगा, ये बैन, ये जो रद्द किया, इसका मान्यता को रद्द किया गया, ये किसने किया। तो आप समझना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का एक संगठन है। समझिएगा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का एक संगठन है। इस संगठन का नाम है GANHRI। इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, ये जो संगठन है, ये किसका पार्ट है, ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का ही एक संगठन है। और इसने ही भारत की NHRC को, भारत का जो NHRC है उसका मान्यता क्या किया है, रद्द किया।
तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि यूनाइटेड नेशन का कौन सा संगठन है जो एनएचआरसी भारत का जो है उसका मान्यता को रद्द किया, तो आप बता देना ये, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना ये दूसरे वर्ष लगातार है, पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी, है ना, यहां तक क्लियर है। अब देखिएगा ये क्यों रोक लगाया, क्यों मान्यता रद्द किया है, इसके पीछे क्या कारण है। तो ये अभी स्पष्ट कारण इधर का अभी का रिपोर्ट ये जारी किया नहीं है, पिछले वर्ष का रिपोर्ट ये जारी किया था कि क्यों भारत का एनएचआरसी पे को रद्द किया गया, इसका मान्यता रद्द किया गया, उसको हम लोग समझेंगे। आप इस आधार पर समझ सकते हैं ये जो संगठन है ये 120 कंट्री का प्रतिनिधित्व करता है, 120 कंट्री को देखता है कि कहाँ पे कौन कौन कहाँ पे ह्यूमन राइट के तरीके से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन बेहतर काम कर रहा है, कौन खराब काम कर रहा है, वो इसका काम है, इसका निगरानी रखना। इसलिए इसके लिए ये क्या करता है, रैंक प्रोवाइड करता है। याद रखिए ये रैंक प्रोवाइड करता है, दो तरह का रैंक देता है, एक रैंक ए और रैंक बी। याद रखिएगा रैंक ए और रैंक बी। वर्तमान में रैंक ए में 88 कंट्री हैं और रैंक बी में 32 कंट्री हैं, ठीक है। तो 120 कंट्री में 88 कंट्री को रैंक ए मिला है और बी जो है ये 32 कंट्री, रैंक बी में क्या है 32 कंट्री। क्लियर। अब सवाल ये बनता है कि ये किस आधार पर, ये जो रैंक देता है ये किस आधार पर देता है। ये दरअसल देता है पेरिस सिद्धांत पे। पेरिस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई थी 1993 में, यूनाइटेड नेशन का महासभा का मीटिंग हुआ था और वहीं पे पेरिस सिद्धांत दिया गया। पेरिस सिद्धांत में तमाम बात बताया गया कि कैसे आपको ह्यूमन राइट जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होगा उसके लिए क्या क्या उसका कर्तव्य है, क्या क्या उसको काम करना, किस तरीके से काम करना, उसके बारे में बताया गया। और इसमें बताया गया कि जैसे वो सरकार से तटस्थ होगा, सरकार उसके मतलब सरकार से वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ऐसा नहीं कि सरकार के पक्ष में काम कर रहा है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है, उसका जो अपॉइंट करने का जो विधि होगा, नियम होगा, वो भी क्या होगा, वो भी पूरा पारदर्शिता होगा, उसमें पारदर्शिता देखने को मिलेगा। इसके अलावा पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए इसमें ज़्यादा, मतलब इस तरह का तमाम चीज़ दिया गया है पेरिस सिद्धांत में। और पेरिस सिद्धांत को जो पूर्णता, याद रखिएगा पेरिस सिद्धांत को जो पूर्णता उसको जो फॉलो करता है या पूर्णता उसको लागू करता है उसको रैंक ए दिया जाता है, और जो पेरिस सिद्धांत को पूर्णता फॉलो नहीं करता, आंशिक रूप से फॉलो करता है, उसको रैंक बी दिया जाता है। क्लियर है ना। और भारत पे ये आरोप लगा है कि वो पेरिस सिद्धांत का क्या किया है, उल्लंघन किया है। पिछले वर्ष जो भारत पे आरोप लगा था वो यही आरोप लगा था कि भारत जो है वो एक तो सरकार से तटस्थता का बात किया गया, दूसरा चीज बात किया गया कि भारत में क्या देखा गया कि एनएचआरसी जब कोई इंक्वायरी करता है तो पुलिस का हस्तक्षेप होता है, और पुलिस का जब हस्तक्षेप होता है तो वो ठीक तरीके से क्या हो पाता है, दोनों का तालमेल नहीं मिल पाता है। तो ये सब कमी रहा है भारत में, जो तर्क अपना इस संगठन के द्वारा दिया गया, तो भारत को क्या कर दिया गया, मान्यता रद्द कर दिया गया। तो खैर हम लोग देखेंगे कि हम लोग का मान्यता कब फिर से बहाल होता है, क्योंकि वोट अभी हम लोग यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट काउंसिल में हम लोग वोट नहीं कर सकते। ये क्लियर है। ये हो गया करंट का घटना। अब हम लोग समझेंगे कि चूंकि ये संगठन न्यूज में है तो एनएचआरसी क्या है, इसका पूरा स्ट्रक्चर हम लोग, ये पॉलिटी का पार्ट हो जाता फिर, है ना। तो आपको क्या करना है कि करंट अफेयर्स को मैंने बोला कि कोरिलेट करना। करंट का आपने टॉपिक देखा, आपको ये निकालना है कि ये किस सब्जेक्ट का पार्ट है, तो आपने निकाला कि ये पॉलिटी का पार्ट है। कोई आपको निकलेगा ये कोई इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, कोई ज्योग्राफी का पार्ट होगा, ऐसे करके आपको करंट को क्या करना है, तैयार करना है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं एनएचआरसी। न्यूज हम लोग को पता चल गया, बस आप मेन फैक्ट्स ध्यान रखना। क्या क्या फैक्ट्स ध्यान रखना। एक, यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसका एक संगठन है GANHRI, इसने क्या किया है, भारत को लगातार दूसरे वर्ष इसका एनएचआरसी का मान्यता को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो ये चीज आप फैक्ट्स याद रखिएगा। तो अब क्या हुआ, एनएचआरसी न्यूज में आ गया, तो यहां पे एग्जामिनर का नजर जाएगा और आपके एग्जाम में क्या करेगा, सवाल पूछेगा। तो एनएचआरसी, अब हम लोग एनएचआरसी को समझते हैं। पहला चीज आप समझिए एनएचआरसी कैसा बॉडी है। तो एनएचआरसी जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, वैधानिक निकाय। याद रखिएगा एनएचआरसी जो है ये वैधानिक निकाय। अब सवाल ये बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये सब में क्या अंतर होता है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हम उस बॉडी को कहते हैं, उस निकाय, उस संगठन को कहते हैं जिसकी चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन,
तो इलेक्शन कमीशन आप पढ़ते हैं, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की चर्चा की गई है। तो वो क्या हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। जैसे फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग जो होता है, तो वित्त आयोग का आर्टिकल 280 में आप उसका चर्चा देखते हैं, तो वो कैसा बॉडी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यूपीएससी का चर्चा आप 315 आर्टिकल 315 में देखते हैं, तो वो कैसा बॉडी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा कोई भी निकाय, ऐसा कोई भी बॉडी जिसकी चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। क्लियर। और जो पेरिस सिद्धांत था उसमें यह भी बोला गया था कि अगर आप अपना एनएचआरसी बनाते हैं तो इसको गारंटी देना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से या फिर कानून की तरफ से, है ना। मतलब उसको आप वैधानिक निकाय बनाए या संवैधानिक निकाय बनाए। तो भारत में संवैधानिक निकाय तो इसको नहीं बनाया गया, लेकिन इसको वैधानिक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया, वैधानिक निकाय बनाया गया। अब सवाल बनता है स्टैट्यूटरी बॉडी किसको कहते हैं। तो स्टैट्यूटरी बॉडी हम उस बॉडी को कहते हैं जो संसद के द्वारा, या फिर आप विधानमंडल जिसको बोल सकते हैं, या लेजिस्लेचर आप बोल सकते हैं, कि जो विधायिका के द्वारा बिल ला करके, एक्ट बनाकर जो बॉडी को बनाया जाता है, जो निकाय को बनाया जाता है, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो आप केंद्र का अगर बात करें तो केंद्र का जो लेजिस्लेचर है वो कौन है, संसद है, पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट के द्वारा अगर किसी निकाय की स्थापना की जाएगी, मतलब बिल ला करके, एक्ट बना के, जो प्रोसीजर होता है लॉ बनाने का, उस प्रोसीजर को फॉलो करके अगर एक निकाय बनाया जाता है तो उसको हम कहेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी। क्लियर है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी या वैधानिक निकाय का मतलब होता है कि संसद के द्वारा बनाया गया या राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाया गया अगर कोई निकाय है तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इसका मतलब एनएचआरसी का चर्चा संविधान में आपको नहीं मिलता, क्योंकि अगर इसका चर्चा संविधान में मिलता तब हम इसको क्या बोलते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि ये इनमें से कौन स्टैट्यूटरी बॉडी है या इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आपको ये अंतर अगर आपको स्पष्ट हो जाएगा तो आप बता दोगे कौन स्टैट्यूटरी बॉडी कौन है ना, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है। तो आप पहला चीज तो जानिए, एनएचआरसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका मतलब इसका कोई एक्ट होगा, कोई अधिनियम होगा, तो बिल्कुल है। तो याद रखिएगा एनएचआरसी जो है ये एक एक्ट से बना है, संसद के एक एक्ट से बना है। और ये कौन से एक्ट से बना है, उस एक्ट का नाम आप याद रखिएगा, उस एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। याद रखिएगा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, इसी एक्ट के तहत एनएचआरसी का स्थापना किया गया 1993 में। तो याद रखिएगा एनएचआरसी भारत में आपसे पूछेगा एनएचआरसी का एस्टेब्लिशमेंट, तो एनएचआरसी एस्टेब्लिश्ड हुआ है भारत में 1993 में, किस एक्ट के तहत, तो आप ध्यान रखना प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। अब मैं आपको जब इसका पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा तो इसका जो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो 2019 का जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट में क्या चेंजिंग किया और पहले क्या होता था, दोनों चीज में हम लोग तुलना करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर। तो अब समझते हैं एनएचआरसी के बारे में। पहला चीज मैंने आपको क्या बताया, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस एक्ट से बना है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। कब बना है, 1993 में। अब हम लोग समझते हैं कि इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें कितने लोग होते हैं। देखिए एनएचआरसी जो है इसमें 1+5 मतलब टोटल कितना हो गया, 6। याद रखिएगा 1+5 का मतलब क्या है, 1 मतलब एक चेयरपर्सन इसका होगा, एक इसका अध्यक्ष होगा और 5 इसका सदस्य होगा। कितने सदस्य होंगे, 5। याद रखिएगा अगर कोई पुराना बुक पढ़ता होगा, कोई पुराना अगर आप किताब पढ़िएगा तो उसमें आप लिखा रहेगा कि 1+4 है ना, टोटल 5। याद रखिएगा वो डेटा चेंज हो गया। 2019 अमेंडमेंट में एक सदस्य इसमें बढ़ गया, समझ पा रहे, 2019 अमेंडमेंट में एक सदस्य इसमें बढ़ गया है। और आप ध्यान रखिएगा अभी वर्तमान में टोटल कितने लोग हो गए, इसमें 6 लोग है ना। तो एक क्या हो गया, पहले क्या था, पहले एक चेयरपर्सन होते थे और 4 मेंबर इसमें होते थे, लेकिन अब क्या है कि एक चेयरपर्सन और 5 मेंबर इसमें होंगे। तो आपसे एग्जाम में ऐसे अलग करके भी पूछ सकता है कि मेंबर कितने हैं, तो आप 5 बताना, एक अध्यक्ष होगा। अगर टोटल पूछ दे कि टोटल मेंबर कितने हैं एनएचआरसी में, टोटल अध्यक्ष जोड़ के, तो 6 लोग, 6 लोग इसमें शामिल है। तो ये 6 मेंबर का क्या है, ये कमीशन है, पहला चीज है ना। दूसरा चीज आप याद रखिएगा इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, इसके
चेयरपर्सन कौन होंगे, इसके चेयरपर्सन कौन, यहां से सवाल आता है किसके चेयरपर्सन कौन होंगे। देखिए इसमें भी अमेंड 2019 में कुछ चेंज हुआ है। पहले क्या था अब क्या है, मैं दोनों चीज बता देता हूं। देखिए इसके चेयरपर्सन पहले होता था 2019 से पहले रिटायर्ड सीजेआई, जो सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, रिटायर्ड होने चाहिए, वही इसके क्या होंगे, चेयरपर्सन होंगे। तो अब ये ध्यान रखना। लेकिन 2019 में चेंज करके अमेंडमेंट करके थोड़ा सा छोटा सा चेंजिंग इसमें किया गया। और छोटा सा चेंजिंग क्या किया गया, छोटा सा चेंजिंग ये किया गया कि इसमें चेयरपर्सन जो होंगे वो सीजेआई, रिटायर्ड सीजेआई भी हो सकते हैं या फिर अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। इसको हम सुप्रीम कोर्ट के यहां पे मैं लिख देता हूं, और अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है, याद रखिएगा। आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। आपसे अब पूछेगा अब का क्वेश्चन, प्रीवियस अगर आप 2019 से पहले का क्वेश्चन बनाइएगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि एनएचआरसी में अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आंसर आप उस समय टिक करते हो क्या, रिटायर्ड जज, उसमें आंसर दिया रहेगा रिटायर्ड सीजीआई, आंसर दिया रहेगा। लेकिन अब क्या हो गया नियम कि रिटायर्ड सीजीआई भी हो सकते हैं या फिर अगर कोई अन्य जज है सुप्रीम कोर्ट के ये भी अध्यक्ष बन सकते हैं। ये वाला चीज को जोड़ा गया 2019 में, ये चीज ध्यान रखना। पहले ये वाला चीज था और 2019 में ये वाला चीज को क्या किया गया, जोड़ा गया। एक तो ये। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें जो 5 मेंबर होते हैं ये कौन कौन होते हैं, इसको मैं बोल देता हूं, आप नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, ठीक है। 5 मेंबर कौन कौन होते हैं, देखो। एक पहला मेंबर होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। क्लियर है, पहला मेंबर जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, जज होगा। याद रखिएगा मैंने ये नहीं बोला कि सीजीआई होगा, मतलब चीफ जज नहीं होगा। याद रखिएगा पहला सदस्य जो होगा ये कौन होगा, सीजेआई नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का अदर जज जो होगा वही होगा। अब ये रिटायर्ड होगा कि सर्विंग होगा, तो याद रखिएगा ये रिटायर्ड भी हो सकता है, ये सर्विंग भी हो सकता है। सर्विंग मतलब जो कार्यरत है, तो ये सेवानिवृत्त जज भी हो सकते हैं या कार्यरत न्यायाधीश भी हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, क्लियर हो रहा है। चेयरपर्सन कौन है, चेयरपर्सन में दिमाग में रखिएगा कि हमेशा रिटायर्ड, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको याद हो जाना चाहिए ये चीज। चेयरपर्सन कौन होगा, हमेशा रिटायर्ड सीजीआई या अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये रिटायर्ड होने चाहिए, ये सर्विंग नहीं हो सकते। कार्यरत जज को चेयरपर्सन नहीं बनाया जाता है, हमेशा रिटायर्ड जज को चेयरपर्सन बनाया जाता है। एक तो ये मेंबर में हम लोग क्या करें, 5 मेंबर हैं, इसमें मैंने पहला मेंबर आपको क्या बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट के क्या होंगे, जज होंगे। रिटायर्ड भी हो सकते या कार्यरत भी हो सकते, लेकिन चीफ जज नहीं होंगे, एक क्योंकि चीफ जज यहां पे होंगे, ठीक है। दूसरा मेंबर कौन होता है, दूसरा मेंबर होता है हाई कोर्ट के, याद रखिएगा हाई कोर्ट के चीफ जज, है ना, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट के चीफ जज ये रिटायर्ड भी हो सकते हैं, सर्विंग भी हो सकते हैं, मतलब सेवानिवृत्त भी हो सकते हैं या फिर कार्यरत भी हो सकते हैं। ये क्लियर है। तो आप ध्यान रखिएगा, पहला सदस्य मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट के कौन जज होंगे, वो रिटायर्ड भी हो सकते हैं, सर्विंग भी हो सकते हैं। दूसरा मेंबर मैंने आपको बताया हाई कोर्ट के क्या होंगे, चीफ जस्टिस जो होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जज जो होंगे वो रिटायर्ड भी हो सकते हैं, वो सर्विंग भी हो सकते हैं। याद रखिएगा हाई कोर्ट के अदर जज नहीं होंगे, हाई कोर्ट के अदर जज नहीं होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जज ही होंगे। इसलिए अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है चीज। मैंने अब फिर से मैं दोहरा रहा हूं, मैंने चेयरपर्सन क्या बताया, मैंने बताया चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट के मतलब सीजीआई या अदर जज भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है, रिटायर्ड ही होंगे। दूसरा चीज मैंने आपको क्या बताया, 5 सदस्य में पहला सदस्य जो होंगे वो कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, है ना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज नहीं होंगे, क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, वो रिटायर्ड भी हो सकते हैं, वो सर्विंग भी हो सकते हैं। दूसरा मेंबर मैंने आपको बताया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, हाई कोर्ट के अदर जज नहीं हो सकते, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और ये रिटायर्ड भी हो सकते हैं, सर्विंग भी हो सकते हैं। अब बचे हुए जो 3 सदस्य है, 5 मेंबर टोटल है ना, मैंने आपको बताया शुरू में 1 + 5 टोटल 6 है। तो एक तो मैंने बता दिया चेयरपर्सन, ये 5 में मैंने आपको 2 बता दिया, और बचे हुए जो 3 मेंबर हैं ये कौन होंगे, तो बचे हुए 3 मेंबर ऐसे होंगे, याद रखिएगा बचे हुए 3 मेंबर ऐसे होंगे जिनको ह्यूमन राइट के बारे में, जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज है और अच्छा खासा अनुभव है। तो जो ह्यूमन राइट के बारे में ज्ञान रखता हो या उनको अच्छा खासा अनुभव हो, उस व्यक्ति को यहां पे इस 3 मेंबर में शामिल किया जाएगा। अब देखिए
क्या 2019 में क्या चेंज हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। 2019 से पहले ये दो तो होते ही थे, इसके बाद 2 मेंबर का ही प्रावधान था कि 2 मेंबर ऐसे होंगे जिसको ह्यूमन राइट का नॉलेज और प्रैक्टिकल उनको अनुभव होगा। क्लियर है? ये 2 मेंबर होते थे, इसी को 2 को बढ़ाकर 2019 में क्या कर दिया, 3 कर दिया, और 3 में नियम बना दिया कि एक मेंबर, 1 मेंबर शुड बी वुमेन, कि एक सदस्य महिला होगी। ये बात याद रखिएगा, एक सदस्य क्या होगी, महिला। अच्छा, भारत को जो भारत का जो मान्यता रद्द किया गया, पिछले वर्ष यही तर्क दिया था कि भारत का मानवाधिकार जो एनएचआरसी, इसमें महिला की भागीदारी बहुत कम है और माइनॉरिटीज की भागीदारी भी बहुत कम है। ये तर्क दिया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, महिला की भागीदारी और माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक है भारत में, उसकी भी भागीदारी इसमें क्या है, कम है। तो खैर ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आप ध्यान रखना कि 2019 से 3 मेंबर कर दिया, और ये वाला जो नियम बनाया कि महिला अनिवार्य होगी, एक सदस्य महिला अनिवार्य होगी। तो आपको ये दिमाग में रखना, ये 5 सदस्य कौन कौन होते हैं। तो पहला सदस्य होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, रिटायर्ड भी हो सकते हैं, सर्विंग भी हो सकते हैं। दूसरा सदस्य कौन होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, रिटायर्ड भी हो सकते हैं, सर्विंग भी हो सकते हैं। और बाकी 3 मेंबर वो मेंबर होंगे जिसको ह्यूमन राइट का नॉलेज हो और प्रैक्टिकल अनुभव हो। उस 3 में से एक महिला होनी अनिवार्य है। तो ये आपका पूरा 6, ये बहुत पूछता एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आप अगर आप लिख नहीं पाए, वीडियो को रिमाइंड कीजिए, है ना, पॉज कीजिए, इसको लिख लीजिएगा जो जो मैं बताया। यहां सवाल आता है, यहां क्लियर है। अब सवाल ये बनता है कि इनको अपॉइंट कौन करता है। अब यहां से सवाल बनेगा कि इनको अपॉइंट कौन करता है इनको अपॉइंट कौन करता है, ये 6 लोग को अपॉइंट कौन करता है। तो याद रखिएगा, ये 6 लोग को अपॉइंट करेंगे राष्ट्रपति। इन 6 लोगों को अपॉइंटेड बाय द, किसके द्वारा, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको क्या किया जाता है, इनकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन सवाल यह बनता है कि राष्ट्रपति किनकी सलाह पर नियुक्त करेंगे। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर। तो सवाल ज्यादा यहां से नहीं आता, सवाल यह आता है कि इनको मेनली कौन नियुक्त, क्योंकि राष्ट्रपति बस एक तरह से यहां कठपुतले हैं, ये अपना दिमाग नहीं लगाते, जो भी इनको सजेशन दिया जाएगा उनको ये अपॉइंट कर लेंगे। तो याद रखिएगा, मुख्यतः अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सजेशन ऑफ या ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, याद रखिएगा, 6 मेंबर कमिटी, 6 मेंबर कमिटीज। ठीक है, 6 सदस्य की समिति बनती है, और वो 6 सदस्य मिलकर क्या करते हैं, 6 सदस्य मिलकर नाम देते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इनको क्या कर लेते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं। अब हम लोग को ये जानना चाहिए कि ये 6 सदस्य कौन कौन होते हैं। ये 6 सदस्य कौन कौन होते हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 6 मेंबर कमिटी में कौन कौन शामिल होते हैं। तो देखिए, ये 6 सदस्य, ये समझ पा रहे 6 सदस्य मैं कौन बोल रहा हूं, जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं किसको अपॉइंट करना। एक तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, याद रखिएगा। एक कौन होते हैं, पीएम। एक सदस्य इसमें होते हैं लोकसभा के स्पीकर। एक सदस्य कौन होते हैं, लोकसभा के स्पीकर। एक सदस्य होते हैं डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। याद रखिएगा, राज्यसभा के सभापति नहीं होते, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। क्लियर है। एक सदस्य इसमें होते हैं अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा। अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा मतलब लोकसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता। क्लियर है ना, अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा। आप याद रखिएगा। एक सदस्य होते हैं अपोजिशन लीडर ऑफ राज्यसभा, अपोजिशन लीडर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अपोजिशन लीडर ऑफ राज्यसभा। तो आप ध्यान रखिएगा, अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा, अपोजिशन लीडर ऑफ राज्यसभा। और एक सदस्य होते हैं सेंट्रल होम मिनिस्टर, मतलब केंद्रीय गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं। क्लियर है ना। तो ये 6 मेंबर का क्या होता है, कमिटी होता है। ये 6 मेंबर मिलकर नाम देते हैं, और यही 6 मेंबर मतलब मिलकर नाम देंगे कि कौन अध्यक्ष होगा, कौन सदस्य होगा। उस आधार पर क्या किया जाता है, इनको अपॉइंट किया जाता है। यहां तक क्लियर है। अब आपसे एक सवाल बनता है, ये आप ध्यान रखना, इसको आप लिख लेना, है ना।
ठीक है, अब देखिए एक सवाल और बनता है, एनएचआरसी के जो मेंबर होते हैं और सदस्य जो अध्यक्ष होते हैं, इनका टेन्योर क्या होता है? इनका टेन्योर, इनका कार्यकाल, टेन्योर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल क्या होता है? तो याद रखिएगा इनका कार्यकाल होता है 3 और 70 ईयर, है ना। अब ये क्या है, 3 वर्ष या 70, ये क्या है? देखिए समझिएगा, 3 या 70 जो भी दोनों में से पहले हो जाए। 3 या 70 का मतलब क्या है, जैसे समझिएगा 70 साल जो है ये इसका रिटायरमेंट एज बता रहा है, ठीक। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 3 वर्ष से पहले 70 वर्ष का हो जाता है तो वो पहले रिटायर कर जाएगा। क्लियर चीज है ना। वो मतलब देखिए समझिएगा, ऐसे समझिएगा, जैसे 70 साल क्या बता रहा है, इसका रिटायरमेंट एज बता रहा है, 70 साल एज, और ये 3 साल एक तरह से टेन्योर बता रहा है। जैसे समझना, कोई व्यक्ति 66 के उम्र में क्या बना है, कोई व्यक्ति 66 के उम्र में एनएचआरसी का सदस्य बना, तो अब बताइए इसका 3 साल पहले होगा या इसका उम्र 70 साल पहले होगा? तो इसका 3 साल पहले हो जाएगा, तो 3 साल इसमें जोड़ दीजिएगा तो 67, 68 और 69, है ना। मतलब 69 ईयर जब इसका उम्र, इसका जब 69 ईयर उम्र होगा, जब ये 69 ईयर ओल्ड का होगा, तो आप बताइए इसका 3 साल पूरा हो जाएगा, तो इसका रिटायरमेंट 3 ही साल में हो जाएगा, तब 70 साल नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति 68 की उम्र में एनएचआरसी का सदस्य बना, तो आप बताइए इसका उम्र 70 पहले हो जाएगा कि इसका 3 साल पहले होगा? तो उम्र पहले हो जाएगा, क्योंकि 2 ही साल में इसका उम्र 70 हो जाता है। तब ये क्या हो जाएगा, 2 साल बाद ही रिटायर हो जाएगा, क्योंकि 70 साल इसका उम्र हो गया। तो 70 साल जो है एक तरह से उस व्यक्ति का उम्र होगा। 70 साल अगर किसी का हो गया, कोई 69 ईयर में सदस्य बनता है, तो वो 1 ही साल रह पाएगा, क्योंकि 3 साल से पहले ही है। तो याद रखिएगा 3 या 70, इस दोनों में जो भी पहले हो जाए। अब देखिए इसमें 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ। 2019 से पहले क्या होता था, ये संख्या टेन्योर जो था ये 5 और 70 होता था, 5 और 70 होता था। इसलिए अगर पुराना डेटा, पुराना किताब पढ़ रहे हैं, पुराना क्वेश्चन बना रहे हैं, तो वहां पे आंसर 5 और 70 आप देखिएगा। लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो 3 और 70। याद रखिएगा ये अमेंडमेंट कब से हुआ, 2019 से अमेंडमेंट, 2019 में ये अमेंडमेंट हुआ। तो ध्यान रखना आपको ये है कि अब आपसे पूछेगा कि एनएचआरसी के चेयरपर्सन और मेंबर का टेन्योर कितना है, तो आप टिक कर देना 3 और 70, जो भी इनमें से पहले हो जाए। क्लियर है। पहले कितना था 5 और, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2019 अमेंडमेंट से पहले कितना था, तो आप बता देना 5 और 70। ये आपको याद होना चाहिए। तो ये इससे जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था। तो ऐसे ही आपको क्या करना, करंट अफेयर्स पढ़ना है। ये मेरा एक आपको तरीका था बताने का। आप खुद से भी जितना करंट पढ़ते हैं उसको ट्रेडिशनल टॉपिक से क्या कीजिएगा, जोड़कर पढ़िएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।